गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस ई शिक्षा संवाद में स्वागत है। इसमें हम लोग जो है शिक्षा शास्त्र विषय एवं एनटीए यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जिसमें हम लोग काफी समय से जूम क्लासेस चल रही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी कुछ दिन पहले ही जो है आपकी नई सीरीज शुरू हुई है। जिन लोगों को दिसंबर 2024 का एग्जाम देना है उनके लिए ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए कि जो आपका विज्ञापन 51 में जिन लोगों ने भी फॉर्म भर रखा है वो अपनी पढ़ाई को अब और स्पीड अपनी पढ़ाई में और स्पीड तारतम्यता लाने का प्रयास करें। फर्स्ट पेपर को जो जीएस पोर्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें पढ़ने का, क्योंकि सब्जेक्ट तो ठीक होता है लेकिन फर्स्ट पेपर में ही हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्दी ही उसके लिए भी एक सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड होगा उसको भी लेकर आने का प्रयास है। बहुत जल्दी ही योजनाएं चल रही हैं, बस कार्यरत है। जिस दिन भी कंप्लीट होगा क्लास लेना शुरू हो जाएगा वहां पर भी, ठीक है। और रिसर्च की क्लासेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आगामी आने वाले समय में जो है आपकी पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये आपका, ठीक है। बहुत ही कारगर सिद्ध होगा इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रिसर्च के पोर्शन इस बार जो है हम लोग स्टार्ट जो किए हैं, रिसर्च का पोर्शन जो है स्टार्ट किया हम लोगों ने। पिछले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जो है आपको पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैटर मिल जाएंगे पढ़ाने का। हम लोगों के साथ जो हमारे साथ जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र, जो भी लोग पढ़ते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो आपके सिलेबस में दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में जो कि आप लोग देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था रिसर्च क्या होता है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, इसकी मीनिंग्स क्या होती है, इसके स्कोप्स क्या होते हैं। इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग इसके साइंटिफिक मेथड के बारे में जानेंगे कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। साइंटिफिक मेथड के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। वैज्ञानिक चरण के वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक क्या होता है, साइंटिफिक मेथड उसके बारे में, उसके अर्थ को हम लोग जानेंगे। आज की डेट में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, ठीक है। किसकी मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग एंड स्टेप्स। क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग। किसके पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड के, साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। साइंटिफिक मेथड के हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें जो है जो भी चीजें रहेंगी उन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग अपनी क्लासेस में करते हैं उसमें विथ एग्जांपल के द्वारा हम लोग चीजों को समझने का प्रयास जरूर करते हैं। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं आपकी फीस भी अब कम कर दी गई है। जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप लोग कम फीस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये लागत इतनी है कि इसमें जो है आपकी क्लास लेने का खर्च जो है निकल सके, इसलिए, ठीक है। चलिए, हाँ, जीएस की क्लास अभी करेंगे ना। अभी जीएस के लिए मैटर कंप्लीट है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जितने भी हुए हैं, अब 2000 मुझे लगता है 23 का पूरा लेना पड़ेगा। 2023 का जब पूरा लेंगे, क्योंकि पेपर जो है हमें लगता है फिर से नए तरीके से बनेगा, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम होने वाला था तो उसमें जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है लेकिन एग्जाम ही नहीं करा पाए। तो ये कम से कम 1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है। अब उस समय का पेपर तो जीएस अगर अगर हुआ ना, जीएस देते हैं तो 2022 तक का लेना पड़ेगा। अगर अभी लेटेस्ट बनाएंगे तो 2023 का पूरा मैटर ये उठाएंगे। तो 2023 का पूरा मैटर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी समय निकालकर उसको भी हम लोग टाइम दें, ठीक है दीपाली जी। यस सर। हाँ, चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ठीक है। लिखेंगे वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि,
ठीक है। वैज्ञानिक विधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। तो कहते हैं सामान्य रूप से अगर हम देखें तो वैज्ञानिक विधि जो है उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट अपने विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं। याद रखिएगा कैसे का आपका नियंत्रित परिस्थिति में मतलब क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट होता है उस सब्जेक्ट कंटेंट को, ठीक है, क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट कंटेंट को, सब्जेक्ट मैटर अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में जब कभी वो जानने का प्रयास करता है तो सब्जेक्ट मैटर को जानते समय वो क्या करता है, जब सब्जेक्ट मैटर अपने जो भी उसका विषय वस्तु होता है उसको जानने के लिए क्या करता है, स्टडी करता है। लेकिन स्टडी भी कैसा करता है, अब यहाँ पे कहेंगे स्टडी करेगा, भाई सब्जेक्ट मैटर को जानने के लिए क्या करेगा, स्टडी करेगा। स्टडी भी कैसे करेगा, हर लोगों से अलग, मतलब कंट्रोल कंट्रोल कंडीशन, ठीक। कंट्रोल कंडीशन में क्या करेगा, वो कंट्रोल कंडीशन में अपनी चीजों को अपनी स्टडी करेगा, मतलब लिमिटेड सोर्सेज लिमिटेड चीजों के ऊपर करेगा। इसमें करके और जब ये कहता है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है तो साइंटिफिक मेथड आप बताएंगे वैज्ञानिक विधि उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी शोधकर्ता या कोई भी साइंटिस्ट अपने विषय वस्तु का पर अध्ययन करता है। लेकिन विषय वस्तु पर जब अध्ययन करता है तो वो कंट्रोल कंडीशन नियंत्रित परिस्थितियों में करता है। जब नियंत्रित परिस्थितियों में कोई भी चीज हम काम करते हैं तो उसका सामान्यीकरण जो है वैध सामान्यीकरण होता है। क्या होता है आपका वैध मतलब वैलिड, वैलिड जनरलाइजेशन, वैलिड जनरलाइजेशन की बात करता है। यहां पे आप हिंदी में लिख सकते हैं विषय विषय वस्तु, ठीक है, इसको बोलते हैं नियंत्रित नियंत्रित परिस्थिति, नियंत्रित परिस्थिति है आपकी। फिर क्या क्या कहते हैं, वैध वैध सामान्यीकरण, ठीक, वैध सामान्यीकरण। तो इन तीन पॉइंट पर है। अब याद रखिएगा ये तीन पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है। जब कभी साइंटिफिक मेथड की हम लोग बात करेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति में इन तीनों की बात जरूर होगी कि जब कभी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम कोई भी कार्य करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो शोध कार्य में अपने विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब विषय वस्तु को लेते हैं तो विषय वस्तु के लिए स्टडी भी करेंगे। स्टडी किस तरीके करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप कंट्रोल कंडीशन में करेंगे। कैसे कंट्रोल कंडीशन में करेंगे, जब कभी कंट्रोल कंडीशन में हम करेंगे तो हमारा जो है जनरलाइजेशन कैसा होगा, वैलिड होगा, हमारा वैध सामान्यीकरण होगा। यहाँ पर क्लियर, ये तीन पॉइंट आपको बताइए, क्लियर हुए यहां तक बताए? यस सर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ये पॉइंट जब आप क्लियर होते हैं तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि इस परिभाषा से या इस कंडीशन से, अब इसको एक तरीके से आप इसकी परिभाषा भी बता सकते हैं कि सामान्य रूप में वैज्ञानिक विधि से अर्थ उस विधि से होता है जिसके द्वारा कोई शोधकर्ता अपने विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करके एक वैध सामान्यीकरण करता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? इसको समझ लिया आपने, बताए? जी सर। चलिए अब इसकी परिभाषा या जो हमने अभी डेफिनेशन बोली इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। कौन से दो रूप में है भाई, इसके दो कंडीशन या दो रूप हम देख सकते हैं। पहला नंबर एक पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो है एक कंडीशन जो होता है, क्या पहली कंडीशन होती है कि इसमें नियंत्रित परिस्थिति होती है। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पहली कंडीशन क्या है, एक वैध परिस्थिति है, ठीक है, कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन, ठीक, नियंत्रित परिस्थिति आती है, नियंत्रित परिस्थिति।
ठीक, नियंत्रित परिस्थिति होती है, मतलब इसमें कहता है कि वैज्ञानिक विधि में एक नियंत्रित परिस्थिति होती है। अब नियंत्रित परिस्थिति का अर्थ भी बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो कंट्रोल कंडीशन का मतलब जान लीजिए, नियंत्रित परिस्थिति का मतलब आप जान लीजिए। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब होता है जब कभी हम शोध करते हैं तो शोध में, जब कभी हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमारा किनके बीच संबंध देखा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का पता लगाते हैं तो उसी को हम शोध कार्य कहते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का पता लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का एक सेट निर्धारित करते हैं। मतलब जहां पे कंट्रोलिंग की बात आएगी तो कंट्रोल हम किस पर करेंगे, कंट्रोल हम वेरिएबल पर करेंगे। क्लियर पॉइंट कि यहाँ पर नियंत्रित परिस्थिति कह तो रहा है, परिस्थितियों में होगा कौन उसको कंट्रोल करना है। मतलब जो वेरिएबल होंगे, जो चर होंगे, उनको कंट्रोल करना, उनको एक नियंत्रित सेट में, निश्चित सेट में रखना होगा, जिसमें से कुछ को नियंत्रित कर लेते हैं और उनके मापन की विधियां निश्चित करते हैं। भाई कुछ चर लिया, अब इसमें चर जो भी लेंगे हम इस वाले में जो भी वेरिएबल्स लेंगे उस वेरिएबल के आधार पर ही उस वेरिएबल को जो है मापेंगे। क्या करेंगे, मेजर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मापन करेंगे, मतलब मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट करने के लिए भी हम निश्चित मेथड का यूज करेंगे। क्या, निश्चित प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक, निश्चित प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित प्रविधियों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मतलब वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन की बात हम करेंगे। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या वैज्ञानिक प्रेक्षण की बात करते हैं। किसकी, वैज्ञानिक प्रेक्षण। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रेक्षण की बात करते हैं। ठीक, वैज्ञानिक प्रेक्षण जिसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये पहली कंडीशन थी। पहले कंडीशन में इन्होंने बताया कि जब कभी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं तो वैज्ञानिक विधि में हम लोग कोई सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल कंडीशन लेते हैं। कंट्रोल कंडीशन लेते हैं और जिससे हमें वैध सामान्यीकरण मिलता है। लेकिन इसमें दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले पॉइंट में बताया कि जो भी हम स्टडी करते हैं तो वो कंट्रोल कंडीशन लेते हैं। कंट्रोल कंडीशन होता क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जब कभी हम नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं तो चरों के बीच संबंध को जानने के लिए चरों का एक नियंत्रित सेट बना लेते हैं, निश्चित सेट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं और उसी के आधार पर हम जो है उसका मापन करते हैं। अब मापन करने के लिए भी निश्चित विधियों का प्रविधियों का ही प्रयोग करेंगे। जब कभी निश्चित प्रविधियों का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा और ऑब्जर्वेशन भी साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। साइंटिफिक में हर चीज एक सिस्टमेटिक वे से होती है। जब तक पहले लेवल को आप कंप्लीट नहीं कर लोगे दूसरे लेवल पे आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड की कंडीशंस होती हैं आपकी। क्लियर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं कि दूसरे पॉइंट में आपका ये जो है वैलिड वैलिड जर्नलाइजेशन, मतलब कह सकते हैं पहले पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि वैज्ञानिक विधि में जो है एक विशेषता ये भी होती है कि इसके द्वारा जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी परिणाम मिलता है उसका जो है जनरलाइजेशन, वैलिड जनरलाइजेशन करते हैं और साथ ही साथ ब्रॉड होता है। क्या होता है, जो वैलिड होगा उसको ब्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, जो वैलिड होगा उसको ब्रॉड सेंस में हम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मतलब कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विशेषता होती है जिसके द्वारा जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है उसका हम ब्रॉड जनरलाइजेशन, विस्तृत सामान्यीकरण कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक द्वारा या एक शोधकर्ता द्वारा जो समस्या के समाधान के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है उसे उन सभी लोगों पर लागू किया जा सकता है
जो उस अध्ययन में शामिल नहीं किए गए थे। याद रखिएगा, जब कभी भी जो शोधकर्ता जब करता है उसमें जो है वो जो लोग शामिल नहीं किए गए हैं उनके ऊपर भी वो चीज प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है कि उनकी जैसी कंडीशन में, मतलब जो रिसर्च हमने लिया था जिनको, वो अदर कंडीशन में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल कह सकते हैं कि पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था कुत्ते के स्लाइवा पर, कुत्ते के लार पर जो उन्होंने प्रयोग किया था, वो अन्य सभी कुत्तों पर भी प्रयोग किया गया, लेकिन लिया तो एक ही कुत्ते, लेकिन उसकी कंडीशन जो है सभी पर, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन थी कि जो है जिसका स्लाइवा है, जब कभी उसके सामने भोजन आएगा तो स्लाइवा जो है उसका टपकेगा या स्लाइवा उसका निकलेगा, तो ये नेचुरल कंडीशन थी। और उसने स्लाइवा के गिरने की जो कंडीशन थी भोजन से थी, उसको किसी और से कनेक्ट किया, ठीक है, उसको किसी और चीज से कनेक्ट किया, तो उसने ये पाया कि स्लाइवा गिरना जो है एक स्वाभाविक होता है, इसकी परिस्थितियां अगर हम बदल दें तो वो अन्य परिस्थितियों में भी वैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर साइंटिफिक मेथड के थ्रू उन्होंने किया था ये पॉइंट। बताइए यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हो गए। अब यहाँ पर हम कहेंगे शैक्षिक शोध में, जो कि अब एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक मेथड की एक व्यवस्थित और लॉजिकल वे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक शोध में जो है वैज्ञानिक पद्धति जो होती है एक व्यवस्थित होती है और तर्कसंगत प्रक्रिया होती है। अब शैक्षिक शोध में बात कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए, तो इसको हम फिर साफ कर दे। बताइए, चलिए, तो ये रही वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का अर्थ रहा। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का क्या है। तो कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड जो है एक व्यवस्थित और तर्कसंगत प्रक्रिया है। कैसी है? सिस्टमैटिक है। आपका साइंटिफिक मेथड का जो है सही तरीके से हम देखें तो एजुकेशनल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड जो होता है एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें जो है रिसर्च प्रॉब्लम मतलब शोध समस्या में जो समस्याओं का अनुसंधान करने के लिए, करने के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयुक्त होती है। किसके किसके लिए प्रयोग होता है? कि जो सिस्टमैटिक चीजों का है और जो लॉजिकल चीजों का है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं रिसर्च में समस्याओं का समाधान करने और निष्कर्ष निकालने के लिए। क्या? समस्या का समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि रिसर्च जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को निकालने के लिए करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का हम प्रयोग करते हैं। अब जब कभी इस चीजों को करेंगे तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? समस्या की पहचान या समस्या का चयन। सबसे पहले समस्या का चयन क्या होता है? समस्या का चयन करते हैं। सबसे पहले जब हम समस्या का चयन करेंगे समस्या का चयन मिलते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? समस्या का चयन करने के बाद समस्या की पहचान, या हम कहते हैं या यहीं पर आ जाएगा समस्या का चयन अथवा समस्या की पहचान। क्या आता है? समस्या का चयन अथवा समस्या की पहचान, ठीक है। कहेंगे प्रॉब्लम सिलेक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रॉब्लम सिलेक्शन ना, प्रॉब्लम सिलेक्शन। प्रॉब्लम सिलेक्शन की बात करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है साहित्यिक समीक्षा। साहित्यिक समीक्षा, ठीक है, या साहित्य समीक्षा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है आपका। फिर इसके बाद नंबर 3 पर, पहले नंबर पे समस्या का चयन करते हैं, दूसरे नंबर पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तीसरे नंबर पे परिकल्पना निर्माण। क्या होता है? परिकल्पना का
निर्माण होता है। ठीक, परिकल्पना निर्माण कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात है। फिर नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे, नंबर 4 पे रिसर्च डिजाइन, जिसको अनुसंधान डिजाइन बोलते हैं, अनुसंधान डिजाइन, डिजाइन जिसको अभिकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकल्प। ठीक है, अनुसंधान डिजाइन को अनुसंधान अभिकल्प बोला जाता है, जिसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन, रिसर्च ठीक है, रिसर्च डिजाइन होता है। नंबर 5 पे हम लोग जब बात करेंगे, नंबर 5 पे आपका क्या होता है? डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का संकलन। ठीक है, आंकड़ों का संकलन, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? डाटा कलेक्शन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन होता है। ठीक है, नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे, नंबर 6 पे आपका क्या आता है? डाटा, डाटा का विश्लेषण या आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों के विश्लेषण को हम क्या कहते हैं? डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस होता है आपका। ठीक है, डाटा एनालिसिस होता है। जो नंबर 7 पे होता है आपका, क्या होता है आपका? कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, क्या होता है? निष्कर्ष, निष्कर्ष कॉमा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण और रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लेखन, जिसको बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ये होता है इतना आपका 7 स्टेप। हाँ 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको 7 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको साहित्यिक समीक्षा नहीं देते हैं। ठीक है, साहित्यिक समीक्षा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जब कभी हम समस्या का चयन करने जाते हैं, तो समस्या का चयन करने से, समस्या का चयन तो कर लिया, तो हमने 5, 6, 7, 8 समस्याओं का चयन किया, और 5, 6, 7, 8 समस्याओं का चयन करने के बाद फिर हम उसकी पहचान करते हैं। जब कभी हम पहचान करते हैं, तो पहचान में हमको क्या करना पड़ता है? साहित्यिक समीक्षा करनी पड़ती है, उससे संबंधित रिसोर्सेज को देखने पड़ते हैं कि हमें कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी हम लोग को। ठीक है, ये सब चीजों का भी हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे, समस्या का चयन या समस्या की पहचान करेंगे। इसमें क्या देखेंगे? यह जो है रिसर्च का सबसे पहला चरण माना जाता है। ठीक है, 1 बाय 1 अब इसको नोट कर लो, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करें, इसमें लिखते भी चलेंगे ना। क्या है? समस्या की पहचान या समस्या का चयन के बारे में। जब कभी इसमें कहते हैं कि ये जो है रिसर्च जब कभी करने जाते हैं, तो ये जो है सबसे पहला चरण जो होता है, समस्या की पहचान करना होता है या समस्या का चयन करना होता है। इसमें जो है ऐसे मुद्दों को, ऐसे टॉपिक को लिए जाता है जिसे शोधकर्ता जो है हल करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया था, क्या उदाहरण के लिए बताया था कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का, क्या है आपसे मैंने टॉपिक लिखा?
ठीक है, ये रहा टॉपिक आपका। इस टॉपिक में अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में ऐसे टॉपिक को देता है आपके एग्जाम में और पूछता है इसमें कौन सा स्वतंत्र चर है और कौन सा आश्रित चर है। सबसे पहले कोई भी समस्या होगी, समस्या में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी समस्या में हम लोगों को चरों की पहचान करनी है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें एक है कि दो है कि तीन है। अब आप बताओ, अब आपको पता है तो आप बताइए कि इसमें बताइए कितने वेरिएबल है। सर 2 हैं, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, कौन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, पहले दो तो वेरिएबल बताइए, दो वेरिएबल की पहचान करिए। सर छात्रों की जो उपस्थिति है वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उनकी शैक्षिक सफलता ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। शैक्षिक सफलता, शैक्षिक सफलता क्या हुई? जी सर, जो भी उनकी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे खेल कूद है, शिक्षा है, और नहीं नहीं, तो ये सिलेबस के आश्रित है अकॉर्डिंग कि जो भी। स्वतंत्र है ये बताएं। सर इसमें शैक्षिक सफलता ये जो है आश्रित है, और छात्रों की जो उपस्थिति है वो है क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। शैक्षिक सफलता, और ये स्वतंत्र चर है जो छात्रों की उपस्थिति। जी ठीक है, तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो हमको यहाँ पर ये चीजों को जानना पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में जो है इसमें छात्रों की उपस्थिति है, ये स्वतंत्र चर का काम करेगी और ये जो है शैक्षिक सफलता जो है ये आश्रित चर का काम करेगी। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है। तो स्वतंत्र चर वो होता है जो अपने में जोड़ घटाव कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने में सब कुछ करने में सक्षम, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आश्रित चर क्या होता है, जो स्वतंत्र चर अपने में परिवर्तन करेगा, उसी के आधार पर उसमें नित्य नए परिवर्तन होंगे। अब इसमें कह रहा है छात्रों, वो कह रहे हैं कक्षा में छात्रों की उपस्थिति, यदि छात्र कक्षा में उपस्थित होंगे तो उनकी शैक्षिक सफलता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वो जो है उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी शैक्षिक सफलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये स्वतंत्र चर के रूप में जाने जाएंगे और ये आश्रित चर के रूप में जाने जाएंगे। क्लियर। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो साधारणतः सभी को दिखता है, मिलता है, कि जो अध्यापक होते हैं उनको स्वतंत्र चर के रूप में देखा जाता है और जो विद्यार्थी होते हैं वो आश्रित चर के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जो टीचर, जो अध्यापक जितना अच्छा पढ़ाएगा उसके विद्यार्थी उतने ही होनहार और उतने ही जानकार होंगे। लेकिन इसमें बीच में एक मीडिएट वेरिएबल भी आता है, ठीक है, मीडिएट वेरिएबल ही जो है प्रभावित करता है। तो वेरिएबल्स की क्लास जब इसमें आपके सिलेबस में वेरिएबल्स आएगा तो उसकी भी बात हम लोग वहां पर करेंगे। अभी इतना जानकारी हो जाना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है, इतना हो गया। तो समस्या का चयन या समस्या की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक को लेने पर क्या करते हैं, इसमें शोधकर्ता इसको हल करता है। अब इसका क्या करेगा, सेकंड पॉइंट पे, सेकंड स्टेप पे साहित्यिक समीक्षा करेगा। अब इसी टॉपिक को लेगा, अब इसका क्या करेगा, समस्या की साहित्यिक समीक्षा करेगा। क्या सर करेगा, इसका स्क्रीनशॉट। हैं। दूसरा जो आता है क्या, साहित्यिक समीक्षा की बात। अब जो टॉपिक हमने लिया था कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का उनकी शैक्षिक सफलता पर प्रभाव, अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान हमने कर ली। समस्या की पहचान करने के बाद शोधकर्ता को संबंधित साहित्य की, संबंधित से साहित्य की समीक्षा करनी होती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि उस समस्या पर पहले से क्या काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पिछले शोधों में छात्रों की उपस्थिति और सफलता के बीच के संबंध कैसा मापा गया। अब उनका संबंध किस तरीके से देखा गया, मतलब कि हम कह सकते हैं जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक। ठीक, टॉपिक क्या था, टॉपिक का आप एक बार फिर से बताओगे, आप बताइए जरा फिर से टॉपिक क्या था। सर परिस्थिति का।
कक्षा में टॉपिक लिखा रहेगा, इसको नहीं साफ करना है, इस पर ही हम लोग को टॉपिक किया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने साहित्यिक समीक्षा करी, तो साहित्यिक समीक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, ये होता है कि जो शोध कार्य, जो टॉपिक हमने लिया है, क्या उस पर काम हो चुका है कि नहीं चुका है। अगर यदि काम हो भी चुका है तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें जो है किस तरीके से उसका मापन या किस तरीके से उस पर शोध किया गया है उसमें तो इसमें हम कह सकते हैं साहित्यिक समीक्षा में हम देखेंगे कि कैसा काम हुआ है, क्या कैसा वर्क हुआ, कैसा काम हुआ है, या हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच कैसे संबंध को देखा गया है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि पिछले शोधों में छात्रों की उपस्थिति, या तो लिख लीजिएगा आप एग्जाम्पल में कि साहित्यिक समीक्षा के अंतर्गत जो है पिछले शोधों में छात्रों की उपस्थिति क्या है, पिछले शोधों में, पिछले शोधों में, ठीक है, पिछले शोधों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक मापा गया है। ठीक है, ये रहा, ये आपका साहित्यिक समीक्षा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि अब इसी के आधार पे उन दोनों के बीच, मतलब कि यहाँ पर छात्रों की उपस्थिति पर और उनकी शैक्षिक सफलता पर कैसे संबंध को देखा गया है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसी के साहित्यिक समीक्षा के आधार पर देखिए, सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, समस्या की पहचान चयन कर, मतलब समस्या का चयन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, तब जाके समस्या का चयन निर्धारित होता है कि हाँ अब हम इस चीजों पर प्रभाव को हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर 2 पर था, नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कहते हैं परिकल्पना का निर्माण करना। अब परिकल्पना का निर्माण करना, अब परिकल्पना क्या होती है बताइए आप बताओ। सर परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी भी चीज का संभावित उत्तर ढूंढना, यानी टेंटेटिव सोल्यूशन ढूंढना। यानी पहले जो हमारे पास समस्या थी तो उसका समाधान क्या था और अब हम उसका क्या टेंटेटिव सोल्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें हम कह सकते हैं कि नियमित उपस्थिति वाले, अब नियमित उपस्थिति, जो नियमित उपस्थिति वाले छात्र होंगे, नियमित उपस्थिति वाले होती है। अब यहां पर देखो, जब कभी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो हाइपोथेसिस का निर्माण करने पर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी समस्या, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा समस्या है, उसके लिए कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि शोधकर्ता इसके बाद शोध परिकल्पना बनाते हैं जिसमें अनुसंधान प्रश्न, अब देखिए क्या करा, शोध प्रश्न का संभावित उत्तर खोजते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये है, इसका संभावित उत्तर खोजना ही परिकल्पना का निर्माण होता है। ये आपने जैसे बताया, किसी समस्या का संभावित समाधान ही निकालना परिकल्पना होता है। तो भाई समस्या का समाधान निकालने के लिए अब ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर हम पहले से कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक ठीक, तो पहले से ही प्रश्न बना लेंगे कि नियमित उपस्थिति वाले छात्रों की शैक्षिक सफलता अधिक होती है। मैंने ये अजम्पशन कर लिया, अब इसी को हमें क्या करना है, आगे चलकर इसी पर काम करना, इसी को सिद्ध करना है। क्लियर, पॉइंट बताए, क्लियर हुआ यहाँ पर? हाँ सर, कितना क्लियर। ठीक है, कि यहाँ पर हमने देखिए अब 3 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट में 3 एग्जाम्पल दिए। पहला क्या था, छात्र कक्षा में, ये था पर समस्या की चयन के लिए कि छात्र कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का उनकी शैक्षिक सफलता पर प्रभाव देगा। दूसरा साहित्यिक समीक्षा किया, समीक्षा पर क्या पता चला कि पिछले शोधों में छात्रों की, ठीक है, छात्रों की
उपस्थिति और शैक्षिक सफलता के बीच संबंध कैसा पाया जाता है, ये समीक्षा में पाया। जब समीक्षा कर ली, समीक्षा के बाद हमने उसके लिए हाइपोथेसिस बनाया कि भाई अब हमारा टॉपिक सिलेक्ट हो गया है, इसकी समस्या का समाधान के लिए हमें कुछ ना कुछ, भाई ये टॉपिक भी एक प्रश्न का रहता है, प्रश्न का उत्तर तो हमें कुछ ना कुछ लिखना होगा, तो हमने बना लिया। अब ये है कि नहीं है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले हमने बना लिया कि नियमित उपस्थिति वाले छात्रों की शैक्षिक सफलता अधिक होती है, ये हमने अजम्पशन कर लिया। मतलब कि कह सकते हैं परिकल्पना के निर्माण के समय हम जो है इसमें क्या बनाते हैं, इसमें शोध प्रश्नों का निर्माण करते हैं हम लोग। क्लियर पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, जब इतने 3 पॉइंट बना लिए, हमने प्रश्न का निर्माण कर लिया, अब हमने हर चीजों का निर्माण कर लिया कि भाई हमारे पास समस्या का हल भी हमने लिख लिया कि हाँ ये हो सकता है, 100% नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इस बात को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। चलो रिसर्च डिजाइन हम कर देते हैं। अब जैसे इसको एक विवाह के तौर पे ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है क्या कहा गया कि सबसे पहले चलो लड़की खोजो या लड़का खोजो। भाई लड़की लड़का खोजा, दोनों मिल गए। दोनों मिलने के बाद उसमें क्या किया, पिछले कार्यक्रमों में हम देखेंगे कि दोनों लोग अपने अपने घर में देखेंगे क्या काम हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, तो ये कर लिया। फिर इसके बाद हाइपोथेसिस बना ली उन्होंने कि हम विवाह का कार्यक्रम इस समय इस तरीके से करेंगे, तो उन्होंने नियमित चीजों को बना लिया। अब यहाँ पर जब चीजें कर ली तो सब चीजों को डिजाइन अप करेंगे ना, एक फ्रेम में रखेंगे। तो डिजाइन करते समय अब चौथा चरण आपका डिजाइन का होगा, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो चौथे चरण पे हम लोग चलते हैं, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, ये चौथा स्टेप होता है, अनुसंधान अभिकल्प। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इस चरण में या इस सोपान में या इस स्टेप में शोधकर्ता अनुसंधान को पूरा करने के लिए क्या करता है, योजना करता है, योजना बनाता है। क्या करता है, योजनाओं का निर्माण करता है कि भाई हमें काम कैसे करना है, किस तरीके से किसको बुलाना है, कौन कितने दिन से आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा का पूरा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तय करना होता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाए। यहाँ पर क्या होगा, डेटा या आंकड़े, आंकड़े कैसे एकत्रित, ठीक है, किया जाए। ठीक, आंकड़े कैसे एकत्रित किया जाए ये भी यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, आंकड़े एकत्रित किया जाए ये भी कैसे दिखाता है, और किस प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाए। मतलब कि यहाँ पर तकनीकों के बारे में, टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, टेक्निक के बारे में भी हम लोग लिखेंगे। टेक्निक के बाद हम यहाँ पर सैंपलिंग की जाएगी, यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपलिंग की बात, सैंपल कौन कौन से लेंगे हम लोग, सैंपल लेने के बाद इसमें और भी क्या चीजें करेंगे। तो तमाम तरीकों की चीज के लिए यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि भाई जब कभी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। सबसे पहले जितने भी सामान लगेंगे, मान लो कोई भी कार्यक्रम में, शादी विवाह के कार्यक्रम हमने एग्जांपल लिया है, तो उसमें जो भी टूल जो भी सामान लगेंगे उसमें योजना बनाएंगे। फिर उनको इकट्ठा कैसे करें, कहाँ कहाँ से वो आएगा वो करेंगे। फिर कौन कौन सी टेक्निक से आएगा वो करेंगे। फिर उससे रिलेटेड कोई सैंपल भी मंगाएंगे, सैंपल को चेक कर लेंगे। जब इतनी चीज चेक कर लेंगे तो सब फिर उसके अंतिम में क्या है कि खर्चा कितना आएगा। भाई खर्चे को भी तो ध्यान में देखना है। अब इतना नहीं कि सब कुछ कर लिया और खर्चे के लिए पैसा कम पड़ गया, वो भी चीज देख कर चलना है। तो इसलिए जो आपका अनुसंधान जो है अभिकल्प होता है, रिसर्च डिजाइन होता है, इसी को हम लोग छलनी का सोपान भी कहते हैं। लिख लीजिएगा अपनी लाइन में, इसको कहते हैं छलनी का सोपान, छलनी का
सोपान। इसी को हम लोग छलनी का सोपान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो हमने रिसर्च, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, वो हाइपोथेसिस हमारी सही है कि नहीं सही है ना। उससे पहले जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में धीरे धीरे हम लोग को पता चल जाता है सामने वाले का पक्ष कैसा है। ठीक है, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, कहीं वो इधर तो नहीं हो जाएगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर हमें छलनी के सोपान में पूरी की पूरी चीजें पता चल जाती कि हम करने की स्थिति में है कि करने की स्थिति में नहीं है। अब इसको शैक्षिक स्तर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो रही केवल व्यावहारिक चीजों के बारे में बताई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि सर्वेक्षण, प्रयोग या केस स्टडी का चयन किया जाता है। कौन कौन सी, अब इसमें कौन से मेथड का आप यूज करेंगे ये भी है। सर्वे मेथड का आप यूज करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंटल का यूज करेंगे कि केस स्टडी करेंगे। अब सर्वे का क्या होता है? सर्वे का क्या होता है कि जो वर्तमान समय कंडीशन होती है उसके बारे में पता करते हैं हम लोग, जो भी जनरल वे में होता है। और क्या आपका एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट करके चीजों के बारे में जानते हैं। ये केस स्टडी में डीप नॉलेज के बारे में हम लोग कहते हैं ना, केस स्टडी में डीप नॉलेज के बारे में होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इतना क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए इसका। अब इसके बाद, हम क्या करेंगे? डाटा कलेक्शन। जब इतनी बातें हो गई तो हम क्या करेंगे? डाटा को कलेक्शन करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? सामान को लाना हम शुरू करेंगे। जब डाटा का कलेक्शन करेंगे, नंबर 5 पे डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा का कलेक्शन करेंगे हम लोग। डेटा का कलेक्शन करते समय जो है इसमें क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कई तरीके की चीजों को हम यूज करेंगे, जिसमें हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं छात्रों की उपस्थिति और उनके ग्रेड की जानकारी एकत्र करना। जो एग्जांपल लिया है इसमें क्या लिखेंगे? छात्रों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति और लिख लेंगे छात्रों की उपस्थिति। ठीक है, उपस्थिति और उनके क्या करेंगे? ग्रेड। छात्रों की उपस्थिति और उनके ग्रेड की जानकारी, ग्रेड की जानकारी। तो हम मार्केट में भी निकलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल और भी ले रहे हैं ना, शादी विवाह का, तो उसमें क्या करेंगे? हम जब मार्केट में निकलेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, तो सबका रेट लेंगे ना, सबके बारे में जानेंगे कौन किस हिसाब से, कौन किस हिसाब से, तो उसी हिसाब से उसका हम चयन भी करते हैं। हम दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एक जो है ये कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का उनकी शैक्षिक सफलता पर प्रभाव, और एक शादी विवाह वाला हम कार्यक्रम ले चल, दोनों को लेके चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब डेटा का कलेक्शन कर लिया, डेटा का कलेक्शन करने का सबका रेट ले लिया, फिर डेटा एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, डाटा एनालिसिस पर हम लोगों ने क्या किया? डेटा का कलेक्शन कर लिया। डेटा का कलेक्शन करने का मतलब सबका रेट ले लिया, सब कुछ पता कर लिया, क्लासरूम में भी सब बच्चों की ग्रेडिंग कर ली हमने, जानकारी एकत्र कर ली। वैसे ही अब डेटा का एनालिसिस करेंगे। सबका रेट लिख लिया हमने, सबकी जानकारी लेंगे कौन कैसा क्या है। वैसे ही सब बच्चों की हम लोग ग्रेडिंग कर लिया। ग्रेडिंग के आधार पर हम देखेंगे यहाँ पे डेटा का एनालिसिस करते समय जो डाटा का विश्लेषण हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाएंगे, मतलब सांख्यिकी तकनीकों का मतलब स्टैटिक्स लगाएंगे। ठीक, स्टैटिक्स लगाएंगे हम लोग, सांख्यिकी मेथड लगाएंगे, टी टेस्ट का प्रयोग करेंगे, यू टेस्ट का प्रयोग करेंगे कि एफ टेस्ट का प्रयोग करेंगे। इन सब चीजों का हम लेंगे। जैसे अब एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं डाटा के एनालिसिस में, एग्जांपल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? एग्जांपल के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसमें कहेंगे कि छात्रों की उपस्थिति, लिख लीजिएगा, छात्रों की उपस्थिति, छात्रों की छात्रों की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति और शैक्षिक सफलता। ठीक है, छात्रों की उपस्थिति और शैक्षिक सफलता के बीच, ठीक है, सफलता के बीच संबंध को मापने के लिए
ठीक है। संबंध को मापने के लिए क्या करेंगे, मापने के लिए संख्यात्मक विश्लेषण करेंगे, संख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। संख्यात्मक विश्लेषण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डाटा का पूरा कलेक्शन किया, डाटा का कलेक्शन करने के बाद उसमें स्टैटिकल मेथड लगाएंगे, टूल्स लगाएंगे कि कैसे क्या चीजों को हम लोग देखना है। यहीं पर जो है आपको दूसरा एग्जांपल जो लिए वहां पर पूरा खर्च पता चल गया, कितने लोग आएंगे ये भी पता चल गया, पूरा सिस्टम अब बैठालना है। अब एनालिसिस करके, जब पूरा हमने एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस करके सबको ऑर्डर देना है, सब काम कंप्लीट कर लेना है हमें। तो वहीं पर ये भी होता है कि यहीं पर जो दूसरा एग्जांपल हम छात्रों वाला लिया था, उसमें भी दोनों के बारे में हमने जान तो लिया, अब उनमें उनके संबंध को जानने के लिए हमने स्टैटिक्स लगाना शुरू कर दिया, गुणा गणित करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। और जो नंबर 7वां होता है अंतिम निष्कर्ष, जिसको हमने बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालने का सामान्यीकरण करते हैं और फिर रिपोर्ट लेखन करते हैं। तो अंत में शोधकर्ता अपने विश्लेषण के आधार पर जो है, अब इसी एनालिसिस के आधार पर ही जो है वो अपनी जो है निष्कर्ष निकालेगा, शोध कार्य करेगा, वो निष्कर्ष निकालेगा, सामान्यीकरण करेगा और रिपोर्ट राइटिंग करेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं जो 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर उदाहरण, 7वें नंबर पे, ठीक है, कंक्लूजन रिपोर्ट राइटिंग, तो इसमें क्या लिखेगा इसको भी जान लो आप। और क्या है आपको बताइए, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, अब यहां पर करेंगे। अब देखिए हमारा टॉपिक जो यहीं पर, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का उनकी शैक्षिक सफलता पर प्रभाव, ये था हमारा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने चीजों को, काफी चीजों को देखा, और जब कभी निकाला हमने इसका निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष देखिए आप, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाला वो भी आप लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे। लिखेंगे कक्षा में नियमित उपस्थिति से, लिखेंगे कक्षा में नियमित चाहिए, ये आपका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो यहां पर अब आप ये देख रहे हो कि जो भी बातें हम लोगों ने करी थी, अब उसमें हम लोगों ने हाइपोथेसिस क्या बनाया था, हाइपोथेसिस ये बनाया था कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का उनका शैक्षिक सफलता पर अधिक प्रभाव होता है, अधिक होता है प्रभाव, जो लोग बच्चे प्रेजेंट होते हैं। तो उसका जब करा करना तो रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला कि कक्षा में छात्रों की, कह रहे कक्षा में नियमित छात्रों, छात्रों ने कक्षा में नियमित छात्रों की उपस्थिति से उनकी शैक्षिक सफलता में सुधार हो सकता है या किया जा सकता है। इसलिए सभी स्कूलों में उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को इसके लिए नीतियां लागू करनी चाहिए। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला और सभी स्कूलों के लिए सामान्यीकरण हो गया और रिपोर्ट भी इसी पर लिख दी गई। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट जो है रिसर्च साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए, दो तरीके से एग्जाम्पल लिए, उसको ध्यान में रखना है। अनुसंधान रिसर्च डिजाइन को हम लोग शोध का सोपान भी कहते हैं, जहां पर प्राथमिक रूप में परिकल्पना की जांच होती है, उस स्टेप को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं या रिसर्च डिजाइन के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर इसने बताए, क्लियर। सर इस वाले पॉइंट एक बार बता दीजिए फिर से, कौन सा जो अभी आपने बोला। हाँ, जो अभी लिखेंगे बोला था अनुसंधान डिजाइन या रिसर्च डिजाइन को शोध कहते हैं, रिसर्च डिजाइन को परिकल्पना का परीक्षण, प्रथम परीक्षण भी कहा जाता है। शोध परिकल्पना को रिसर्च डिजाइन, सॉरी, रिसर्च डिजाइन को शोध परिकल्पना का या अनुसंधान परिकल्पना का प्रथम परीक्षण भी कहा जाता है। इसको छलनी का सोपान भी कहा जाता है। ठीक है, इसको छलनी का सोपान भी कहा जाता है। क्लियर इतने पॉइंट।
क्लियर। ठीक। तो चलिए, आज हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसके बारे में जाना, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना है आज। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नई क्लास में, अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। गुड डे, हैव अ नाइस डे सर। हो गया, प्रणाम सर। क्लास क्लियर हुई, समझ में आया पूरी चीजें डिट्टो? हाँ सर, क्लियर हो गया सर, चलिए बहुत अच्छे से हो गया चलिए क्लियर। चलिए चलिए, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सर क्लास में क्वेश्चन भी सर